गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से आज पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बचपन और जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। कल हमने पाठ 1 का अध्ययन किया था और उसमें से मैंने आपको उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी बताए थे और उसके हमने ये इसका सरलार्थ भी किया था और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए थे। तो इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और आशा है आप सभी बच्चों ने ये प्रश्न उत्तर है वो अपनी फेयर नोटबुक में कर लिए होंगे। मेरा सभी बच्चों से एक पर्सनल निवेदन है कि आप अपना काम है वो समय पर पूरा कर ले। जिस दिन आपको जो काम दिया जाए उसी दिन आप अपनी नोटबुक में काम कर ले, जिससे कि आपका समय है वो बचता रहे, आगे आपका समय केवल होमवर्क में नहीं जाए। इसलिए जो काम आपको जिस दिन दिया जाए वह काम आप कर लीजिएगा। हेलो, अब हम अपना चैप्टर 2 जिसका नाम है बचपन और जिसका लेखिका है कृष्णा सोबती, उसको पढ़ते हैं। बचपन, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। इसमें कृष्णा सोबती है वो अपने एक मित्र को या एक परिचित को यह बता रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। बचपन की ओर ले जाऊंगी से मतलब है कि तुम्हें मेरे बचपन के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से मेरा बचपन गुजरा और किस तरीके के अब जो बदलाव हैं वो आ गए हैं। तो वो उसके बारे में तुम्हें मैं बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ। कि मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, यानी तुम्हारी अ, दादी है जितनी बड़ी भी हो सकती हूँ। तुम्हारी नानी भी, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, दादी भी हो सकती हूँ, क्योंकि दादी और नानी की उम्र मैम है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही? हेलो, अब बेटा आवाज आ रही है क्या? यस मैम, अब आ रही है। अब सुनाई दे रहा है आपको? यस मैम। अच्छा, सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। क्या हुआ? मुझे दिखाई नहीं। इसमें अब अब सुनाई नहीं दे रहा था। अब सुनाई दे रहा है ना बेटा? हेलो, यस मैम। आप सुनाई दे रहा है? ठीक है। बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते थे। लेखिका के परिवार में लेखिका को सभी लोग क्या कहकर पुकारते थे? अपना पहला प्रश्न ये बन रहा है कि परिवार में सभी लोग लेखिका को क्या कहकर पुकारते थे? तो परिवार में लेखिका को सभी लोग जीजी कहकर पुकारते थे। इसको हम अंडरलाइन करेंगे कि परिवार में सभी लोग लेखिका को जीजी कहकर पुकारते थे। लेखिका का नाम नाम क्या है? लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। लेखिका बता रही हैं कि हाँ, इन दिनों में अपने आप को मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और थोड़ी सयानी हो गई हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। उन्हें कैसा लगने लग गया था कि मैं बड़ी हो गई हूँ, वो कैसा लगने लग गया था? वो इसलिए लगने लग गया था, लेखिका को ऐसा लगा कि वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। अपना माइक है बेटा बंद कर लीजिए। माइक बंद करिए, इससे आप लोग के शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। माइक बंद कर लीजिए सभी बच्चे अपने। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। कि लेखिका बता रही हैं कि मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहने, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने
पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। लेखिका बता रहे हैं कि अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ। क्यों हो गई हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, और मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आ गया था। अब अपना एक छोटा प्रश्न है स्टूडेंट्स, ये भी बन रहा है कि लेखिका के पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव क्यों आ गया था। तो हम उत्तर इसका ऐसे लिखेंगे कि लेखिका है वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, इस कारण से लेखिका के पढ़ने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आ गया। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, काफ़ी बदलाव आ गया। पहले अब अपना प्रश्न ऐसे भी बनता है कि पहले लेखिका कैसे कपड़े पहनती थी। तो पहले लेखिका रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, आवाज क्लियर नहीं है। जिसमें नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी और अब मन कुछ पहनती थी। प्रश्न अपना बना कि लेखिका के पहनने ओढ़ने में क्या बदलाव आया और वो अब कौन से कपड़े पहनती है। तो वो पहले कौन से कपड़े पहनती थी। पहले लेखिका रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जिसमें वो नीला, जामुनी, ग्रे, काला और चॉकलेटी ज़्यादा पहनती थी। अब आवाज सुनाई दे रही है क्या बेटा? हेलो, यस मैम। सुनाई दे रही है ना बेटा? यस मैम। हाँ, आप अंडरलाइन कर रहे हो ना जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ साथ में? यस हेलो, मैम। हाँ बेटा, जो मैं अंडरलाइन करवा रही यस हूँ, मैम। जो आपको मैं बता रही हूँ वो अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। पहले लेखिका पहले क्या पहनती थी? फ्रॉक पहनती थी, फिर निकर विकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती है। तो पहले और अब क्या पहनती है, ये भी प्रश्न बनता है कि पहले लेखिका क्या पहनती थी और अब क्या पहनती है। तो पहले फ्रॉक पहनती थी, निकर वॉकर, स्कर्ट और लहंगे पहनती थी और गरारे पहनती थी और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो हमने अभी एक पैराग्राफ पढ़ा, इसमें से अपने छोटे छोटे प्रश्न हैं वो बहुत सारे बन गए हैं, इसलिए जिसको मैं जैसे जैसे अंडरलाइन करवा रही हूँ, रेखांकित करवा रही हूँ, आप साथ साथ में रेखांकित कीजिएगा, ताकि आपको परीक्षा में अगर पाठ के अंदर से क्वेश्चन आंसर दिए जाए, प्रश्न उत्तर दिए जाए, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। लेखिका बता रही हैं कि बचपन में मैं जो फ्रॉक पहनती थी वो तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। कैसे पहनती थी लेखिका बचपन में फ्रॉक? हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक पहनती थी। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, गोल कॉलर होता था जिसके, और बाजू पर भी गोल कफ होता था। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नेटे वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। कि लेखिका है वो बता रही हैं कि उन दिनों जब फ्रॉक पहनते थे तो फ्रॉक के ऊपर क्या लगाते थे? फ्रॉक की जो ऊपर की जेब होती थी, जो पॉकेट होती थी, उसमें वो रुमाल लगाते थे और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का प्रचलन था, यानी चलन था। और लेखिका है वो कौन सी ज़्यादा फ्रॉकें पहनती थी? एक हल्की गुलाबी रंग का बारीक चुन्नीदार घेरदार फ्रॉक और नीचे गुलाब रंग की फ्रिल, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। और इन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब की रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंग का चलन था, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे वर टकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। लेखिका बता रही है कि किस तरीके से वो
जो कपड़े हैं वो पहनती थी, पहले कैसे पहनती थी, अब कैसे पहनती है, इस बारे में लेखिका है वो अपने परिचित सर्वर को बता रही है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिया जा सकते थे, उसकी सख्त मनाही थी। बचपन में लेखिका को क्या काम खुद करना पड़ता था? लेखिका को बचपन में अपने मोजे जो होते थे, जुराब जो होते थे, वो खुद ही धोने पड़ते थे। उनके घर का ये नियम था कि वह मोजे हैं वो किसी नौकर या नौकरानी को नहीं दिया जाता, बल्कि उसको अपने आप ही धोना पड़ता है। तो वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिया जा सकता, इसकी सख्त मनाही थी। तो इसको भी अंडरलाइन करेंगे। प्रश्न अपना बना कि लेखिका को बचपन में क्या करना पड़ता था। तो लेखिका को बचपन में अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। 1 नंबर का प्रश्न अपना बना है। और यदि इसमें पठित गद्यांश में भी पूछा जाए तब भी आपके ये प्रश्न है वो काम में आ सकता है। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। हम बच्चे इतवार यानी रविवार, संडे जिसे आप कहते हो, तो वो क्या करते कि इतवार की सुबह यानी संडे की सुबह, रविवार की सुबह वो इसी काम में लगते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। कि पहले वो जूते को धोते और धो लेने के बाद उन पर पॉलिश करके उन्हें चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। अब जब जूते कपड़े या ब्रश से वो रगड़ते थे तो पॉलिश करने से जूतों की चमक है वो उभरने लगती थी। हम किसी भी चीज़ को अगर साफ करते हैं फिर उसको रगड़ें तो क्या है, कोई भी चीज़ है वो चमकने लग जाती है। मान लो कोई बर्तन ही है, कोई बाउल ही है, वो गंदा हो रहा है, हम उसको कपड़े से साफ कर रहे हैं और ज़्यादा रगड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एकदम चमकीला हो जाएगा, एकदम चमकने लग जाएगा। वैसे ही लेखिका थी, वो क्या करती थी, अपने जूतों को पहले धोती थी, फिर धो लेने के बाद में उसके ऊपर जूते से पॉलिश करती थी और फिर जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश करके और वो उनकी चमक है वो उभरने लग जाती थी। तो अपना ये प्रश्न भी बन रहा है कि लेखिका इतवार की सुबह क्या काम करती थी। अंडरलाइन करेंगे हम लोग। लेखिका इतवार की सुबह अपने जूते धोती थी और जूते धो लेने के बाद उन्हें पॉलिश करके चमकाती थी। यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते, धो लेने के बाद अपने जूतों को पॉलिश करके चमकाते थे। तो हम इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते कि जूते पॉलिश करें, हम इसको अपनी भाषा में लिखेंगे। प्रश्न बनता है लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो हम अपना उत्तर लिखेंगे, लेखिका इतवार की सुबह अपने जूतों को धो लेती थी और धो लेने के बाद उन पे पॉलिश करके चमकाती थी और पॉलिश करके वो जूते हैं वो चमकने लग जाते थे। आगे पढ़ते हैं। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। लेखिका जिसको बता रही है, जिसको अपने एक बचपन के बारे में अपनी कहानी बता रही है, उसका नाम क्या है, सर्वर। हो सकता है वो लेखिका का कोई परिचित रहा होगा। तो लेखिका है वो अपना उसके वो बता रही है कि सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। कि वो लेखिका बता रही है कि बूट पॉलिश करने यानी जूता पॉलिश करना मुझे आज भी अच्छा लगता है। हालांकि अभी नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कि अब तो नई नई किस्म के अलग अलग किस्म के शूज़ आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। लेखिका बता रही है कि अब जो जूते आ रहे हैं उनकी किस्म है वो पहले वाले लास्ट की डाल किस्म दिया। से ज़्यादा अच्छी है। क्यों है कि अब जो नए जूते हैं मिल रहे हैं वो आरामदेह हैं। पहले हमें जो जूते पहनते थे उसके लिए क्या होता था कि हमें उसके पहले जूतों के साथ ही उसके छालों का इलाज करना शुरू कर देना पड़ता था। छालों का इलाज किस लिए शुरू कर देना पड़ता था? क्योंकि जूते होते थे वो सख्त होते थे और उनकी जो बच्चों की जो नरम खाल होती थी उनसे वो जूते हैं वो लग जाते थे और उनके साथ ही वो उनका इलाज शुरू कर देते। छाले हो जाते थे, छाले हो जाने के कारण उन्हें उनका इलाज शुरू कर देना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या है, समय में काफ़ी परिवर्तन आ गया है, टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है और सब कुछ बदल गया है।
तो जूते भी हैं, वो अब पहले जैसे सख्त नहीं आते हैं, मुलायम आते हैं, आरामदायक आते हैं। इसलिए लेखिका बता रही है कि पहले की तरह अब जूते नहीं रहे, अब वाले जूते आरामदायक हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। लेखिका बता रही है कि जब कभी हम लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास हम रुई जरूर रखते थे। रुई किस लिए रखते थे? क्योंकि जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है कि जूता लगा यानी कहीं जूते पहन के जाते और जूता जब पाँव को लग जाता तो क्या करते, जूते के अंदर हम रुई रख लेते थे ताकि वहां पर जलन नहीं हो। क्योंकि जो अगर जूता सख्त है तो वहां पर छाला हो जाता था, छाला हो जाने से वहां जलन होती थी, उसमें पानी आ जाता था। तो लेखिका कहते हैं हम कभी बाहर जाते थे तो अपने इस बात का विशेष ख्याल रखते थे कि हम अपने साथ रुई लेकर जाते और रुई जब जूता लगा और हम रुई है वो मोजों के अंदर है वो लगा लेते थे। हमारे बचपन में तो बहुत फर्क है, वो लेखिका बता रही कि हाँ हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। आवाज सुनाई दे रही है ना बेटा? हेलो हेलो, हेलो। आवाज सुनाई दे रही है ना बेटा? यस मैम। हाँ। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। लेखिका बता रही हैं कि हमें हर शनिचर को यानी शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। और यह एक मुश्किल काम था। शनिचर की सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। ऑलिव तो जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल है वो अरंडी का तेल होता है। तो वो कह रहे हैं कि शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है। जैतून का और अरंडी का तेल है वो पीना पड़ता था। ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। शनिचर की सुबह से ही नाक की में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे उन्हें ही देखते ही मितली होने लगती थी। मितली होना यानी उल्टी होने लगना, जैसे उल्टी होने जैसा आभास होता है ना, तो वैसे ही कह रहे हैं कि ये हर शनिवार को फिक्स था। ये हर शनिवार को ये एक काम था कि हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ेगा। और ये बहुत मुश्किल काम था। जब शनिवार की सुबह होती तभी लेखिका को वह गंध है वो उसके दिमाग में चढ़ जाती थी और उसको मितली सी आने लगती यानी उल्टी सी आने लग जाती थी। अब अपना प्रश्न यह भी बन रहा है कि हर शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था? अंडरलाइन करेंगे हम लोग। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ठीक है, यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे उन्हें देखते ही मितली होने लगती। छोटे छोटे उनके जैतून का तेल पीने के लिए और कैस्टर ऑयल ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीने के लिए क्या था, एक छोटे छोटे गिलास दिए गए रखे हुए थे जिन पर जितनी खुराक उनको देनी थी उतने वहाँ पर उनका निशान किए हुए रहते थे ताकि बच्चे हैं वो अपने आप ही उतना पी ले। और तो लेखिका कहती है कि जब मैं उन्हें देखती उन गिलास को तभी ही मेरे को मितली सी आने लगती यानी उल्टी सी आने लगती। हेलो पीना अच्छा नहीं लगता था। माइक अपना बंद करिए बेटा, माइक बंद कर लीजिए। क्लास का काम है वो डिस्टर्ब होता है ऐसे। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका कह रहे हैं मुझे आज ऐसा लगता है कि अगर हम न भी पीते, अगर हम ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल नहीं पीते तो भी वो जो शनिवार की जो हमारी दवा थी, जो हमारे घर में परंपरा बनी हुई थी कि हर शनिवार को आपको ऑलिव ऑयल कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, पीना पड़ेगा, तो अगर हम वह नहीं भी पीते तो वह शनिवारी दवा है वो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती, हमारी सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ
भी बदल गई है। लेखिका कृष्णा सोबती है, वो अपने जो परिचित हैं सर्वर उसको कह रही हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे समय में और हमारे समय में कितना अंतर आ गया, कि तुम्हारे समय में बचपन की जो दिलचस्पियां अब हैं वो हमारे समय में कैसी थी, वो भी उसमें भी अब काफ़ी बदलाव आ गया है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामाफोन थे और रेडियो और टेलीविज़न नहीं था, कि उन दिनों कुछ घरों में क्या थे, ग्रामोफोन थे और रेडियो और टेलीविज़न नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं लेमनेट विमटो मिलती थी। लेमनेट विमटो से क्या मतलब है, जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं ना, जो आप पीते हो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इसको कहते हैं। कि उन दिनों कोक ये नहीं होती थी, ये लेमनेट विमटो मिलती थी, जो शीतल पेय पदार्थ जिसे कहते हैं हम, वो मिलती थी। तो आप अगर ये अपना प्रश्न यह भी बन रहा है कि लेखिका कृष्णा सोबती बताती है कि तुम्हारे समय और हमारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, इसके लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है, तो हम इनको पॉइंट से लिखेंगे कि उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं था। एक पॉइंट तो अपना ये हो जाएगा कि उन दिनों में क्या था, घर में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, इसको अंडरलाइन करेंगे। दूसरी, उनके जो बचपन की कुल्फी थी वो किसमें हो गई, आइसक्रीम में हो गई। दूसरा पॉइंट अपना ये बन गया कि कृष्णा सोबती के जो बचपन की कुल्फी थी वो किसमें बदल गई, आइसक्रीम में बदल गई। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, जो कचौड़ी समोसा है वो किसमें बदल गया है, पैटीज में बदल गया है। तो तीसरा पॉइंट अपना ये हो गया। फिर नेक्स्ट है शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, कि शहतूत और फालसे के जो और खसखस के शरबत होते थे, पीने के जो शरबत होते, वो अब किस में बदल गए हैं, कोक पेप्सी में। तो और उन दिनों कोक नहीं लेमनेट विमटो मिलती थी, कि उन दिनों कोक नहीं मिलती थी, लेमनेट विमटो मिलती थी। तो ये 4 पॉइंट हैं जो हमें बता रहे हैं कि लेखिका के समय में और आज के समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इसके लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है, तो इसके हम ये 4 पॉइंट है जो मैंने आपको अंडरलाइन कराए हैं, ये हमें इसका मैम उत्तर 4th लिखना पॉइंट है। कौन सा है? कौन सा? मैम 4th पॉइंट। दिनों कोक नहीं लेमनेट विमटो मिलती थी, ये वाला है बेटा। फिर अंडरलाइन कर लिया आपने इनको, अंडरलाइन कर यस लिया मैम, क्या? हाँ, यस मैम। आगे पढ़ते हैं। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविका रेस्तरा की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। उन भाई बहनों की कौन सी ड्यूटी लगती थी? ड्यूटी यानी क्या होता है? ड्यूटी यानी ड्यूटी देना किसी को, किसी काम की जिम्मेदारी देना कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम इस काम को करोगे। तो वो उन भाई बहनों की ड्यूटी होती थी कि शिमला मॉल था वहाँ से तो ब्राउन ब्रेड लाना, ब्राउन यानी भूरे रंग की ब्रेड लाने का उनको ड्यूटी लगी हुई थी कि आपको शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लेके आनी, यानी ब्राउन यानी भूरा, भूरी ब्रेड लेकर आनी है। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। लेखिका कृष्णा सोबती बता रही है कि हमारा जो घर था वह मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाती, कि एक छोटी सी चढ़ाई आती थी और फिर हम उसमें गिरजा मैदान में पहुंच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर, और वहाँ से हम एक उतराई उतरते, उतराई यानी एक ढलान पर उतरते थे और मॉल पर, कि हमारी घर था वो मॉल बना हुआ था, उस मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। हाँ, एक छोटी सी चढ़ाई थी और उस चढ़ाई को पार करके हम गिरजा मैदान में पहुंच जाते थे और वहाँ से उतराई उतरते, यानी एक ढलान ही हम उतरते थे और फिर माल पर पहुंच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। कन्फेक्शनरी का मतलब क्या होता है? वह दुकान जहाँ पर बिस्कुट है, नमकीन है, मिठाई आदि मिलती हैं,
उसको कहते हैं कन्फेक्शनरी काउंटर। तो वहाँ पे तरह तरह की पेस्ट्री मिलती थी, चॉकलेट मिलती थी और खुशबू मन भावनी मिलती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की मैम 5th पॉइंट कौन सा है? 4th पॉइंट बताएं ना बेटा। मैम एक तो ये हो मैम गया, 5th। हाँ, घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविजन नहीं था। एक तो ये हो गया, हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम में हो गई। तीसरा कचौड़ी समोसा यस मैम। पैटीज में बदल गया। तीसरा ये हो गया शहतूत और फांसी और खसखस की शरबत कोक पेप्सी में। चौथा ये हो गया, उन दिनों कोक नहीं लेमनेट विमटो मिलती थी। पांचवा ये हो गया। ठीक है, यस। हाँ। फिर आगे बढ़ते हैं। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका कृष्णा सोबती बता रही हैं कि उन्हें हफ्ते में केवल एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यानी आप जैसे आजकल के बच्चे हर तरह से हर रोज चॉकलेट लेते हैं, वैसे उनको नहीं थी। उनके एक नियम था कि एक हफ्ते में आपको एक हफ्ते में चॉकलेट, सिर्फ एक इसलिए चॉकलेट। वो हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदते थे। हमें छोटा प्रश्न अपना ये भी बन सकता है कि लेखिका को हफ्ते में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की अनुमति थी। तो हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। लेखिका बता रही हैं कि सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। स्टॉक रहना यानी भंडारण रहना, यानी ज़्यादा संग्रह करके रखती थी वो। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती थी। मैं चॉकलेट खरीदती थी तो उसको खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खाती थी। वो बता रही थी कि हफ्ते में हमें एक बार ही चॉकलेट मिलती थी। तो मैं चॉकलेट क्या करती थी, अपने भाई की तरह खड़े खड़े नहीं खाती थी, उसको घर पे ले आती थी और फिर साइड बोर्ड में रख देती। फिर रात को जब खाना खा लेती तो खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर और उसे मजा ले लेकर खाती थी। शिमला के कॉफल भी मुझे बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कस्मल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। से लेखिका बता रही हैं कि शिमला के जो कॉफल है वो भी मुझे बहुत याद आती है। माइक बंद कर लीजिए बेटा अपना, बहुत आवाज आ रही है। शिमला के काफल भी लेखिका को बहुत है। कुछ खट्टे मीठे होते थे, कुछ एकदम लाल होते थे और कुछ गुलाबी रस भरी कस्मल होते थे। ये सोचकर ही लेखिका के मन में क्या होता है, मुंह में पानी भर आता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आती है। चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। लेखिका बता रहे हैं कि चना जोर गरम की जो चने होते थे वो बेचने के लिए आता था और वह यह चना जोर गरम बोल बोल के चने बेचते थे, हम उनको लेते थे। और एक अनारदाने का जो चूर्ण है वो मुझे बहुत याद है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है कि पुराने कागज से उनसे वो पुड़िया बनाते थे और फिर उसमें वो चने बेचते थे। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हाथी पल्ली पर पहुंच जाए। नीचे से तिरछी से लपेटते थे और जैसे कीप बनती है ना, आपने कीप देखी होगी, मेहंदी लगाने वाली कीप होती है, उसी स्टाइल में पहले क्या था कि उसी स्टाइल में उसको बनाया जाता था। चने को जिसमें भरा जाता था और फिर उसमें उसको लपेट दिया जाता था और ऊपर से इतनी चौड़ी रखते कि चना आसानी से हाथ में आ जाता था। ए वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। उन दिनों एक फिल्म का एक गाना था, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम। तो उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था, यानी हर बच्चे थे, उस समय का वो प्रसिद्ध गाना था, इसलिए हर बच्चे उसको गुनगुनाते थे और गुनगुनाकर आनंद उठाते थे उस गाने का। कुछ बच्चे पुड़िया पर
तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। कुछ बच्चे क्या करते, पुड़िया पर जो पुड़िया दी जाती थी उन्हें उस पर तेज मसाला बुरकवाते, बुरकवाते से मतलब छिड़कवाते, और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती, यानी उसको पूरा घूम लेते, लेकिन वो उसको खाते रहते। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी कि एक एक चना मुंह में डालते और फिर उसी धीरे धीरे रफ्तार से चलते, तो वो चलने की और वो कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। आगे है, छुटपन में हमने शिमला रेंज पर बहुत मज़े किए और घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता है। छुटपन में यानी जब वो बचपन में उन्हें शिमला रेंज पर बहुत मज़े किए, शिमला रेंज पर उन्होंने क्या किया, बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की, और शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता है कि, तो वो कह रहे हैं कि शिमला में जो बच्चे रहते हैं उनको तो ये कभी ना कभी मौका मिल जाता है, क्योंकि शिमला में जो लोग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, वहाँ पर घोड़ों से सवारी की जाती है, तो वहाँ रहने वाले बच्चों को तो यह कभी ना कभी मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते। वो लेखिका बता रही है कृष्णा सोबती कि हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते थे, कि घोड़े हैं वो ऐसे ही समझते थे उनको, उन पर हंसते थे। और ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। ननिहाल के उनके जो घोड़े देखे थे वो उनके हुष्ट-पुष्ट थे और खूबसूरत थे, तो जो घोड़े वो जहाँ शिमला में देखते थे वो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, उनके मुकाबले वो उन्हें कम अच्छे लगते थे, क्योंकि मैम 7 पॉइंट कौन सा है? क्या 7 पॉइंट। हम जाने क्यों घोड़े 8 पेज पे है ना। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी, कि वो ननिहाल में उन्होंने खूब खूबसूरत घोड़े देखे हुए थे, और जो शिमला के घोड़े थे वो कम सुंदर थे और हुष्ट-पुष्ट कम थे, यानी कमज़ोर थे, तो वो उनको ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे। उसके ननिहाल के जो घोड़े थे वो उन्हें ज़्यादा अच्छे लगते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती थी तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, और सामने जाखू का पहाड़ था, ऊंचा चर्च था, चर्च पर क्या थी, घंटियां बजती तो दूर दूर तक गूंज फैल जाती थी। लगता था इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। वहाँ पर क्या था कि एक चर्च बना हुआ था और चर्च में क्या है, घंटियां लगी हुई थी, तो जब उस घंटी को बजाते थे तो उस घंटी बजने की जो ध्वनि थी वो दूर दूर तक फैल जाती थी, तो ऐसा लगता था कि स्वयं यीशु है, प्रभु यीशु है, वह स्वयं कुछ कह रहे हैं। जैसे हम लोग भी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में घंटियां लगी होती हैं, उसको बजाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही वहाँ पर भी क्या था कि प्रभु यीशु के मंदिर में उसमें घंटियां लगी हुई थी, तो वहाँ पर जब लोग वहाँ पर बजाते थे तो ऐसा लगता था कि स्वयं यीशु है, भगवान यीशु है, प्रभु यीशु है, वही घंटी बजा रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिंच पर रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। कैंडल पॉइंट की भीड़ में उभरता कोलाहल। सामने क्या था, सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था। लेखिका बता रही है कि सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था, यानी सूर्य है वो डूब रहा था, और गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही थी, कि गुलाबी सुनहरी धारियां है वो नीले आसमान पर फैल रही थी। दूर दूर तक जो फैले पहाड़ थे उनके मुखड़े हैं वो गहराने लगे थे, और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, बत्तियां थी वो टिमटिमाने लगी थी। रिंच की रौनक और मॉल की दुकानें हैं वो उन बत्तियों से चमकने लगी थी। कैंडल पॉइंट की भीड़ में उभरता कोलाहल है वो बढ़ता जा रहा था। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 2 के
ये भाग का एक फर्स्ट पार्ट इतना ही अध्ययन करेंगे। बाकी का शेष भाग हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।